नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी का पेडागोजी करेंगे, ठीक है, जो कि 15 नंबर का सीटेट में पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसका बिल्कुल फास्ट रिवीजन और शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे हैं, फास्ट रिवीजन और शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा को, ठीक है। तो सबसे पहला ही इसमें क्या थीम दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, ठीक। 8वीं अनुसूची में, संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ठीक है। कितनी है? 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, और टोटल अनुसूची 12 है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया हुआ है, जिसमें इंग्लिश एक सहयोगी भाषा है, ना कि इंग्लिश को भाषा में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश बस केवल एक सहयोगी भाषा है। उसके बाद शास्त्रीय भाषा में आता है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या होता है? यहाँ पे 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। चलिए इसको वन शॉट में समझने का कोशिश करते हैं, बिल्कुल फास्ट में। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है कि भाषा अर्जन में होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आसपास के वातावरण परिवार में रहकर अनुकरण करके सीखता है। बच्चा जो है अपने आसपास के परिवार में या समुदाय में या वातावरण में रहकर क्या करता है? अनुकरण मतलब कॉपी करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। यह औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा को सीखने में किसी भी अलग चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। यह डायरेक्ट नकल करके, यानी कि बोल कर अनुकरण करके सीखा जाता है, ठीक है। हम लोग, आप लोग सब पहले मातृभाषा जो है हम लोगों का, ये हम लोग कैसे सीखे हुए हैं? अनुकरण करके, सुन के, ठीक है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, ठीक है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें ना ही किसी प्रकार की मेहनत करनी होती है, ना ही किसी प्रकार का हम लोग को व्याकरण पढ़ना रहता है। यह एक सहज एवं स्वाभाविक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग जो भाषा परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, ठीक है, जो समुदाय से सीखते हैं, उसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार या समाज का होता है, क्योंकि बच्चा जब भाषा का प्रयोग करना सीखता है तो सबसे पहले वह परिवार से, फिर समाज से, इस प्रकार से वह सीखना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो ये भाषा अर्जन हो गया। और भाषा अधिगम क्या होता है? जब वही भाषा को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? औपचारिक साधन का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब उसको सीखने के लिए कोई और सहारा लेना पड़ता है किसी चीज़ का, ठीक है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसे द्वितीयक भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? भाषा अधिगम में व्याकरण और नियम का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम को सीखने के लिए व्याकरण और नियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि भाषा अर्जन स्वाभाविक और सहज होती है, ठीक है। उसके बाद भाषा अधिगम में क्या होता है? इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। इसमें पहले रूल सीखा जाता है, फिर भाषा सीखी जाती है, ठीक है। उसके बाद यह विद्यालय से प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम कहाँ से प्रारंभ होती है? तो विद्यालय से प्रारंभ होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है, यानी कि दूसरी भाषा सीखने में बच्चे को अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा, क्षेत्रीय भाषा उसका हिंदी है और वह संस्कृत सीखना चाहता है, तो उसको संस्कृत सीखने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके उसको संस्कृत आएगी। उसके बाद क्या है? इनमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है,
ठीक है, जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसमें शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति की भूमिका अहम होती है। ठीक है, किसमें? भाषा अधिगम में। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं क्या है, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में दिया हुआ है, पहला है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक या व्यक्ति अधिगम और तीसरा है विचारात्मक अधिगम। ठीक है, तो क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है, इसमें क्रियाओं की स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद शाब्दिक अधिगम में क्या होता है, या वाचिक अधिगम, इसमें वाचिक अधिगम संकेत, शब्द, चित्र, अंक आदि के माध्यम से सीखते हैं। किसमें? वाचिक या शाब्दिक अधिगम में। और विचारात्मक अधिगम में क्या होता है, समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर विचार करके सीखता है। ठीक है, विचारात्मक अधिगम। उसके बाद अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। कुछ विद्वान है जैसे कि वाइगोत्स्की है, पियाजे है, उसके बाद चॉम्स्की है। ये सब सारे एग्जाम में इन सब के क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। वाइगोत्स्की क्या कहता है, बच्चों की भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी कि बच्चों को भाषा जो सीखता है वह समाज के साथ संपर्क करके ही सीखता है। जैसे कि वो चाहे वो अपने परिवार से हो, समुदाय से हो, विद्यालय से हो या समाज से हो। ठीक है, और पियाजे का क्या मानना है, यह भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखा जाता है। ठीक है, और चॉम्स्की क्या कहता है, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। ठीक है, इन्होंने ही एलएडी का दिया हुआ है सिद्धांत। ठीक है, और भाषा की व्यवस्था पहचानने की शक्ति के साथ बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, भाषा के सिद्धांत। भाषा के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला है अनुबंध या सहचर्य का सिद्धांत। अनुबंध या सहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है, पहले इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। भाषा के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, पहला है अनुबंध सहचर्य सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बलन या अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत, चौथा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत, छठा है आवृत्ति का सिद्धांत और सातवां है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ठीक है, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनुबंध या सहचर्य का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है, शैशवावस्था में बच्चे किसी भी शब्द की पहचान किसी व्यक्ति या वस्तु या शब्द का सहचर्य संबंध स्थापित करके सीखता है। यानी कि अगर बच्चा को जैसे कि पानी बोल रहा है और पानी बोलने के बाद उसे एक गिलास में पानी ला कर दिया जाता है, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ के साथ संबंध बैठा लेता है। यानी कि अगर पानी बोलेंगे तो इसको लाना है। ठीक है, तो इसी को पानी कहते हैं। इसी चीज़ का संबंध किसमें बना लेता है, अनुबंध सहचर्य का सिद्धांत में। ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो मूर्त होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करके सीखना। ठीक है, रिपीट कर करके सीखना उसको देख के। यह बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है, बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण कर सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष परिवार समाज पर निर्भर करता है। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा का परिवेश सही रहेगा, पर समाज का परिवेश सही रहेगा, तो बच्चा का भाषा विकास भी अच्छा से होगा। लेकिन अगर बच्चे का परिवेश, परिवार या आसपास का माहौल सही नहीं रहेगा, तो बच्चे में भाषा में दोष आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, पुनर्बलन या अभिप्रेरणा का या रुचि का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत कहने का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, किसी भी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है। ठीक है, मोटिवेट करती है कि हम बेहतर कार्य करें। ठीक है, किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि लेकर करते हैं। मतलब अगर किसी कार्य को करने में रुचि नहीं रहेगी तो वह कार्य करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं वो कार्य करने में, तो वह कार्य को आप बार बार करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगर उस काम के प्रति आपका रुचि रहेगा तो सीखने के लिए आपको क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए।
ठीक है। और अगर प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, पाठ्य सामग्री या पाठ्य चयन का निर्माण कौन करेगा, तो बच्चा का रुचि के अनुसार करना है चाहिए, एवं सदैव उसे सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित, मतलब बच्चा को हमेशा सीखने के लिए मोटिवेट भी करता रहना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें होता है यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। यानी कि बच्चा जो जिस चीज़ को करता है उस चीज़ से वह स्वतः करने के बाद क्या होता है, उसे जल्दी और आसानी से सीख और समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा कोई चीज़ खुद से करके सीखता है तो वह बच्चा आसानी से समझ जाता है उसके बारे में। अगर कहीं गलती भी रहता है तो उसको सुधार करके वह तुरंत ठीक कर लेता है और वह हमेशा उसे याद भी रख लेता है। उसके बाद अभ्यास का सिद्धांत क्या है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसे वह हमारे व्यवहार में लेते आता है। अगर कोई चीज़ को आप एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार रिपीट करते हैं तो वह चीज़ क्या होता है, आपको उसमें काफ़ी निपुणता भी दिला देती है और वह स्वाभाविक से आराम से वह सीखने में आ जाता है। तो भाषा के अत्यधिक से अत्यधिक प्रयोग अवसर मिलने पर बच्चों का भाषा का विकास जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 6 में क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराएगा वह उसे उतना ही अधिक देर तक याद रहेगा, इसलिए पुनरावृत्ति भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या है, भाषा कौशल के चारों प्रारूपों में निपुणता के लिए, चारों प्रारूप कौन कौन से होता है, ठीक है, वाचन होता है और लेखन, पठन, वाचन और श्रव्य। ठीक है। चारों में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। ठीक है। उसके बाद अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। हमारा अगला टॉपिक है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे पहला है भाषा के कार्य। भाषा का कार्य क्या रहता है, अभिव्यक्ति का साधन, मतलब किसी चीज़ को कैसे अभिव्यक्त करना है। दूसरा क्या है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। तीसरा है भाषा मानव विकास का मूल आधार है। और चौथा है ज्ञान प्राप्ति में सहायक। ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है, शिक्षा प्राप्ति में सहायक। और छठा है भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। ठीक है। सॉरी, देखते हैं इसको। ठीक है, एक एक करके इसको देखते हैं। अभिव्यक्ति का साधन, मतलब भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावना आदि को व्यक्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। अगर भाषा ही नहीं रहेगा, आप अपने मन की व्यथा को या किसी प्रकार का बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भाषा का कार्य क्या होता है, अभिव्यक्ति का साधन होता है। दूसरा क्या है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। इसमें भी भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने समाज में किस प्रकार से अपना महत्व को बनाते हैं, तो आपका भाषा पर ही वह निर्भर रहता है। तीसरा है भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। सही बात है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और वह विचार के अभाव में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही भाषा का प्रयोग होता है तो क्या होता है, शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य का प्रगति पथ पर अग्रसर हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति में सहायक। यह ज्ञान प्राप्ति में किस प्रकार सहायक होता है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में भाषा की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो किसी भाषा के माध्यम से आपको ग्रहण करना होगा, वरना आप कैसे समझेंगे किसी चीज़ को। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा की प्रगति, वैसे वैसे उनकी सभ्यता एवं संस्कृति का भी विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन, मतलब रचना किया गया। उसके बाद क्या है, भाषा विकास में सुनने की भूमिका। ठीक है। भाषा के विकास में सुनने की क्या भूमिका, अब उसको देखते हैं। भाषा के विकास में सुनने की भूमिका में बच्चा परिवार समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है। ठीक है। उनका अनुकरण करता है, मतलब उसको देखकर बोलने की कोशिश करता है और बोलने की क्या करता है, कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। ठीक है।
सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने का कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धि को दूर करने में सफल होता है। ठीक है, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के अंदर शब्द भंडार में भी वृद्धि होता है। वो सुन सुन के अपने अंदर बहुत सारा शब्द को भी स्टोर कर लेता है। उसके बाद है सुनना, ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, सुनने के बाद ध्वनि में भी अंतर समझ में आने लगता है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को भी सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं को भी समझ पाता है, विचारों को समझ पाता है। और क्या होता है, सुनने से भाषा के अन्य कौशलों का विकास में सहायक होता है। ठीक है, जैसे कि वाचन कौशल, लेखन कौशल, ये सब में भी काफ़ी सहायक होता है। उसके बाद है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। भाषा के विकास में बोलने की क्या भूमिका होती है? बोलकर हम अपनी भावनाओं, विचारों को क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। सही बात है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक शुद्ध उच्चारण कैसे सीखेगा? बोलकर ही बच्चा कुशलता, प्रभाव प्राप्त करता है। उसके बाद क्या है, बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। आप जितना अच्छा से बातचीत करेंगे, भाषा का प्रयोग करेंगे, समाज में आपकी छवि उतनी अच्छी बनेगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, अब उसको देखते हैं। छात्रों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, भाषा अधिगम में व्याकरण क्या करता है, शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा प्रदान करता है। छात्रों में भाषा की शुरुआत, अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है। ठीक है, व्याकरण अगर बच्चा सीखता है तो उससे क्या होता है, भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास होता है उसमें। उसके बाद क्या होता है, वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करने हो जाता है ज्ञान, तो वह विराम चिन्ह का प्रयोग करने लगता है, वाक्य रचना का नियम समझ जाता है। उसके बाद क्या है, अधिगम में व्याकरण की भूमिका में बच्चे के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद है भाषा का शुद्ध प्रयोग, दक्षता प्राप्त करने में। अगर भाषा का शुद्ध प्रयोग करेंगे तो उसमें काफ़ी निपुणता हासिल होगी। उसके बाद क्या है, विद्यार्थी को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान होना। तो व्याकरण से ही बच्चों को विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का भी ज्ञान होता है। बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक। ठीक है, बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी व्याकरण काफ़ी सहायक होता है। लेखन शैली का विकास करता है, जैसे कि बड़े बड़े शब्दों को वह मुहावरे के, लोकोक्तियों का प्रयोग करके प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ आती है। ठीक है, और क्या होता है, गद्य पद का अंतर समझाकर लेखन कौशल का भी विकास करता है। और व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर, तत्सम, तद्भव, देशज का प्रयोग लेखन से कौशल के विकास में सहायक होता है। व्याकरण विधियों को शुद्ध युक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने का योग्य बनाता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण का शिक्षण विधि क्या होता है, जैसे कि हम लोग पेडागोजी में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक पेडागोजी वाला संपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए व्याकरण का शिक्षण विधि में पहला है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, बच्चा को उसके अनुभव, ठीक है, इस विधि में अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग किए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि होता है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं उसके अनुसार ही इसको तैयार किया जाता है। जिस चीज़ का उसको जिस प्रकार का योग्यता है, उसमें जिस प्रकार का उसमें समझ है, उसी प्रकार से इसको समझाया जाता है, उदाहरण देकर बताया जाता है, जो कर सीखने पर जोर देता है। ठीक है, कर सीखने पर जोर देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इसका सूत्र क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन वीडियोस है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप लोग पेडागोजी का वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि में होता है, इसमें विद्यार्थी को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर नियमों को एक उदाहरण देकर प्रस्तुत समझाया जाता है। ठीक है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। निगमन विधि कौन विधि होता है, शिक्षक केंद्रित विधि होता है। इसका शिक्षण सूत्र क्या होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। बालक अपने शिक्षक का
अनुकरण करके सीखता है, जैसे पढ़ना, नवीन रचना करना या सुनकर वाचन करना, ये सब क्या है, अनुकरण विधि का है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए लेक्चर वगैरह आपको मिलते रहे समय पर। ठीक है, उसके बाद है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है? व्याख्यान विधि में होता है, इसमें किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, कोई एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट का व्याख्या किया जाता है। यह व्याख्यान विधि जो है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, जब गुरु के समीप शिष्य बैठ के ज्ञान प्राप्त करता था तो वह व्याख्यान विधि के माध्यम से ही करता था, क्योंकि सारा ज्ञान का स्रोत गुरु को माना जाता था और गुरु से ही ज्ञान का प्राप्ति होता था। तो इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख मानी जाती है। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसा विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि है। उसके बाद है भाषा संसर्ग विधि। यह व्याकरण की शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के माध्यम से छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? कक्ष में बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है बहुभाषिक कक्षा बच्चों को शब्द भंडार में वृद्धि करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी एक वर्ग में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और भी विभिन्न प्रकार के भाषी के बच्चे रहेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, तो उससे क्या होगा, नए नए शब्दों को उसको समझने का, सुनने का मौका मिलेगा, जिससे वो अपने शब्द भंडार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अपने विचारों को मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करता है, जिससे उन्हें मौखिक कौशल का विकास होता है। ठीक है, अगर वह व्यक्त करता है तो उसके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों के रचनात्मक का विकास करने में भी सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न भाषाओं का प्रयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। अगर आप विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो इसका संस्कृति वो समझेगा, जानेगा, और उसका संस्कृति को ये समझेगा, जानेगा। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न भाषा का प्रयोग करने से सभी छात्र एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर भी मिलता है और मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान करने के लिए सीखता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है बहुभाषिक क्षमता का संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए भाषा को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, भाषा एक विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों के उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। अगर कोई बच्चा 2-3 भाषा जानता है तो उसका विचार भी थोड़ा अलग होता है जब कोई बच्चा केवल एक भाषा जानता है। तो ये चीज़ अंतर देखा गया है। ठीक है, अगर आप भी 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा के बारे में जानते हैं तो आपको भी काफ़ी चीज़ समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास शब्द भंडार है। उसके बाद नेक्स्ट है कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में है। कैसे? बहुभाषिकता से कुछ चुनौती भी है, जैसे कि बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव, छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती, शिक्षण के लिए बहुभाषा की चुनौती, और उसके बाद है भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं और अध्ययन सामग्री की कमी। ठीक है, तो अब चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें पहला है बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। विभिन्न क्षेत्र में अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर असर पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में काफ़ी चुनौती है। एक कक्ष में छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों के भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि जिस भाषा को वह क्षेत्रीय भाषा से आया हुआ है और अगर विद्यालय में दूसरा भाषा चल रहा है तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, शिक्षण के लिए बहुभाषा की चुनौती, यानी कि शिक्षण में क्या होता है, यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर या किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो बहुभाषिकता के लिए वहाँ क्या होता है, चुनौती होता है। फिर नेक्स्ट है भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव।
भाषा शिक्षण में बड़ी समस्या में से एक समस्या यह है कि छात्रों की भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है भाषा सीखने में, तो उसको आप कितना भी समझाएंगे वह क्या हो जाएगा, आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं में क्या होता है, आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता को कम कर देती है और इस शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद है अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता कक्षा में भाषा शिक्षण की एक के लिए अध्ययन सामग्री की कमी, ये भी एक क्या होता है, समस्या होता है ये भी। उसके बाद भाषा के कौशल। भाषा के कितने कौशल हैं, तो 2 कौशल हैं। अब देखिए भाषा के कौशल क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है, इसलिए इसको सामाजिक प्राणी कहा गया है। और ये समाज को अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण के लिए लिखकर या बोलकर अभिव्यक्त करता है। यानी कि समाज में रह रहे अन्य व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए क्या करता है, अपने किसी भी चीज़ को लिखकर या बोलकर अपना भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है, अभिव्यक्त करता है। सुनकर या पढ़कर विचारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। भाषा के 2 कौशल हैं, जैसे कि पहला होता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में होता है अभिव्यक्त करना, दूसरों को प्रकट करना। तो दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं, या तो बोलकर या तो लिखकर। और ग्रहण कैसे कर सकते हैं, या तो पढ़कर या सुनकर। इसका विकास एवं दक्षता प्राप्त करना भाषा के शिक्षण का उद्देश्य है। यानी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, दक्षता प्राप्त करना और इसका भाषा का विकास करना। चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कोई बच्चा पहले पढ़ना भी सीख लेता है, कोई बोलना सीख लेता है, कोई लिखना सीख लेता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी एक रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। और अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि अभी तुरंत हम लोग पढ़े हुए हैं कि श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल जो सुनकर ग्रहण किया जाता है, अभिव्यक्ति कौशल जो बोलकर व्यक्त किया जाता है, पठन कौशल जो पढ़कर ग्रहण किया जाता है, और लेखन कौशल जो लिखकर व्यक्त किया जाता है। यानी कि श्रवण कौशल और पठन कौशल ये दोनों किसका उदाहरण है, तो ग्रहणात्मक कौशल का उदाहरण है। और अभिव्यक्ति कौशल और लेखन कौशल ये किसका है, तो यह है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चारों कौशल के बारे में। चारों कौशल क्या होता है, पहला होता है श्रवण कौशल, यानी सुनना। भाषा के श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। सुनकर क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वह बात अभिव्यक्त की जा रही है। ये किसका उदाहरण है, श्रवण कौशल का, ठीक है। वाचन कौशल मतलब बोलना। ये इसमें क्या होता है, अपनी बात या विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है, ठीक है। किसी दूसरे के सामने अपने विचारों को बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तब प्रभावी माना जाएगा जब व्यक्त करने पर सुनने वाला को बात क्या हो, समझ में आए, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं बाकी सामने वाला को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वाचन कौशल आपका सही नहीं है, ठीक है। और तीसरा है पठन कौशल, यानी कि पढ़ना। पठन कौशल में क्या होता है, किसी विषय को पढ़कर अर्थ को ग्रहण किया जाता है। श्रवण कौशल की अपेक्षा पठन ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, अस्थायी ज्ञान का प्राप्ति होता है। श्रवण कौशल की अपेक्षा पठन कौशल में। पठन कौशल 2 प्रकार का होता है, एक स्वस्वर पठन और दूसरा मौन पठन, ठीक है। यानी कि बोल बोल कर पढ़ना स्वस्वर पठन कहलाता है, और मन ही मन पढ़ना क्या कहलाता है, मन ही मन पढ़ना क्या कहलाता है, कहाँ चला गया, मौन कौशल, ठीक है। और नेक्स्ट है लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है, अपने बातों या विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है। तो यह लेखन कौशल का उदाहरण है जिसमें भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। इसमें वर्तनी शुद्धता पर अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तनी शुद्धता पर अधिक महत्व किस में दिया जाता है, तो वो लेखन कौशल में दिया जाता है, ठीक है। अब रीडिंग के प्रकार, यानी कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला होता है स्कीमिंग रीडिंग। स्कीमिंग रीडिंग में क्या होता है, जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है, तो लेखन के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को
समझना चाहता है, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई शिफ्ट में ये इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा गया है। स्किमिंग रीडिंग क्या होता है? जब कोई पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव को समझने के लिए या सार खोजने के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ता है, लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, जैसे कि न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए स्किमिंग रीडिंग किया जाता है। उसके बाद होता है स्कैनिंग रीडिंग। सॉरी। स्कैनिंग रीडिंग में क्या होता है? विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से पार कर जाता है पढ़ने के लिए, इसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग रीडिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गहन पठन। गहन पठन में क्या होता है कि बारीकी से समय देकर लेकर पढ़ा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? गहन पठन, जिसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ भी समझना रहता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग गहन पठन। और नेक्स्ट है अतिशय अभ्यास। अतिशय अभ्यास क्या होता है? धारा प्रवाह पर अधिक बल देता है, ठीक है, धारा प्रवाह यानी कि पढ़ते जाना इस स्पीड में, या सटीकता पर कम बल देता है, ठीक है। उसके बाद लेखन की प्रक्रिया उपागम, यानी कि लेखन की प्रक्रिया उपागम को समझते हैं। यह क्या होता है? इसमें होता है कि इस प्रक्रिया उपागम में बच्चे में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया सहायक होता है, ठीक है। बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसे इस लिखने द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे BICS और CALP का, ठीक है। तो BICS ये केवल यूज़ में आने वाली भाषा होती है, डेली यूज़ में आने वाली भाषा, ठीक है। और CALP क्या होता है? ये स्कूल में चलती है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाषा के शिक्षण में मूल्यांकन। तो भाषा के शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है? मूल्यांकन क्या होता है? सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद, ठीक है, बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन की क्रिया का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, यह पठन पाठन क्रिया के दरम्यान ही चलता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति और अधिगम का क्या करना है? मापन करना है, ठीक है। उसके बाद आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए ही किया जाता है। आकलन किसके लिए किया जाता है? मूल्यांकन करने के लिए, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन करने के लिए ही आकलन किया जाता है, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। पहले आकलन किया जाता है, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहता है? अब इसको समझते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बच्चों की योग्यताओं, रुचियों, कुशलताओं का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना, ठीक है। ये मूल्यांकन उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य। और क्या होता है? अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकता है, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थियों के भाषाई कौशल के प्रगति का आकलन करना, और उसके बाद है बालक के चहुमुखी विकास का निरंतर गति प्रदान करना, और फिर क्या है? उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, विद्यार्थियों को सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, और क्या है? बच्चों के अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने का सही रणनीति भी बनाना, ठीक है। और उसके बाद क्या है? मूल्यांकन का महत्व, ठीक है। मूल्यांकन का क्या महत्व है? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है, बच्चों के अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। मूल्यांकन का महत्व में है, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद क्या होता है? बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, बच्चों की कमजोरियों का जानने में सहायता करता है, यानी कि मूल्यांकन करने के बाद इस चीज़ का पैमाना मिल जाता है कि बच्चा कहाँ पे नहीं समझ पा रहा है, कहाँ पे कमज़ोर है, ठीक है। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है, बच्चा को सीखने सिखाने के लिए भी सहायता करता है, और शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है, ठीक है।
अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लास्ट आ गए हैं अब मूल्यांकन के प्रकार, ठीक है। मूल्यांकन के क्या होते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन होता है, निदानात्मक मूल्यांकन होता है और योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे की लगातार प्रतिपुष्टि, यानी कि बच्चे से फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में यह क्या होता है? काफ़ी सहायक होता है। रचनात्मक मूल्यांकन अध्यापक पढ़ाते समय जांच करते हैं, ठीक है। अध्यापक पढ़ाते ही समय क्या किया जाता है? तो बच्चे से प्रश्न किया जाता है, बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, यह पाठ के बीच से ही किया जाता है, तो इसको रचनात्मक मूल्यांकन बोलेंगे। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन होता है बच्चों को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और इन कठिनाइयों का कारण का पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? यह सत्र के अंत में होता है, जब अध्यापक द्वारा पूरा एक साल में पढ़ाया गया चीज़ का लास्ट में उसको एग्ज़ाम लेकर दिखा जाता है, तो वह क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन। यह ज्ञान को कितना ग्रहण किया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक प्रश्न बच्चों से प्रश्न करता है, तो यह कौन सा मूल्यांकन कहलाएगा? योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीका। बच्चों की भाषा का आकलन करने का उचित तरीका क्या होता है? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग को अवसर देना, यानी कि बच्चा अगर अलग अलग जगहों पर विभिन्न संदर्भ में भाषा का उपयोग करेगा तो उस बच्चा का भाषा का विकास होगा। बच्चों से प्रश्न पूछना और उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी कि अगर बच्चा से प्रश्न पूछकर उनकी प्रतिक्रिया को सुनते हैं तो उससे भी बच्चा का भाषा का आकलन कर सकते हैं। और उसके बच्चों से उनके अनुभवों को लिखवाना, यानी कि अगर उनके वह जिस घटना को देखा है या वह जिस चीज़ को जानता है जिसके बारे में, अगर उस चीज़ को व्यक्त करता है तो उससे भी उसका आकलन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सुनी गई कहानी बच्चों को अपने शब्दों में लिखवाना, यानी कि कोई कहानी सुनाना है पहले और फिर उनके बाद बच्चों को अपने शब्द में लिखने के लिए कहना है, जिससे बच्चा का आकलन हो सकता है, ठीक है। इस प्रक्रिया से बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चा किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करता है उस पर ध्यान देना और बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, ठीक है। और नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का हम लोग सीडीपी में कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो चेक करके देख सकते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार का क्या होता है? फाइल होता है। यह बच्चों की निश्चित अवधि के दौरान, ये बच्चों की निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्यों का संग्रह है। तो ये लाइन कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें उपलब्धि, प्रगति और बच्चों की कमियों को भी रखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, सह शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि जानकारी को क्या किया जाता है? समावेशित करके संग्रहित किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन को आसानी से किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है सतत एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन। समग्र एवं सतत मूल्यांकन में क्या होता है? यह आरटीई 2009 के अनुसार सीसीई यानी कि समग्र एवं सतत मूल्यांकन को प्रत्येक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया गया है, ठीक है। यानी कि सीसीई में सतत का अर्थ होता है बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है, ठीक है। साथ में वह यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई अनुभव करता है। सीसीई दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है परीक्षण के प्रकार। परीक्षण के प्रकार क्या होता है? व्यक्तिगत परीक्षण होता है, मानकीकृत होता है, आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, निपुणता होता है। व्यक्तिगत परीक्षण में, इस परीक्षण में एक समय में केवल एक बच्चा का जब परीक्षण किया जाता है तो व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। और उसके बाद मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? ऐसे परीक्षण में विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सहायता से किया जाता है। यह हाई लेवल का होता है, ठीक है। मानकीकृत ये काफ़ी बड़े बड़े विद्यार्थियों से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है? ये परीक्षण के व्यक्ति के निर्णय के आधार पर होता है। ये परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होता है, यानी कि जो परीक्षा लेता है और वहाँ पे जो परीक्षक का व्यक्तित्व होता है उसके निर्णय के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण।
वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, यह एक परीक्षण पर किसी परिस्थितियों को अलग अलग परीक्षणों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाते हैं, इसे ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। ठीक है, और लास्ट क्या है, निपुणता। निपुणता में क्या होता है, इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन करता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में भी सहायता मिलती है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। और क्या होता है, बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। और क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों को आत्मविश्वास में भी वृद्धि होता है और शिक्षण को रोचक, उद्देश्यपूर्ण, प्रभावशाली बनाने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण की सहायता होती है। और छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों के विषय में भी बचाव हो सकता है। ठीक है, अगर पूरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इसके बाद और भी किसी सब्जेक्ट का पेडागोजी का वीडियो लेक्चर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और सेट प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही सेट प्रैक्टिस का भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।